और अब बात बंगाल चुनावों की। बाबरी बनाने वाले हुमायूं कबीर से गठबंधन तोड़ने के बाद आज एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में थे। आज उन्होंने मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज और कांदी में जनसभाएं की। दोनों ही जनसभाओं को संबोधित करते हुए ओवैसी ने बंगाल के मुसलमान वोटरों को सीधा सीधा संदेश दिया। कल तक आपके पास विकल्प नहीं था, लेकिन अब आपके पास ओवैसी है। एक वीडियो आया तो मैंने कहा बंगाल के मुसलमानों का सौदा मजलिस बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक वीडियो आया तो हमने छोड़ दिया। मगर बताओ ममता बनर्जी और टीएमसी, क्या तुमने मोदी बीजेपी का साथ नहीं दिया? क्या तुमने दमदम से पहला बीजेपी का एमपी नहीं बनाया? बताओ तुमने बंगाल के गरीब और मजलूम मुस्लिम अकलियत के लिए कोई काम नहीं किया? तुम सिर्फ डराते हो, बीजेपी का डर दिलाते हो। यकीनन मैं कह रहा हूं, मोदी और ममता एक सिक्के के दो रुख हैं। मोदी और ममता दोनों भाई बहन हैं। आज मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यकीनन हमको बीजेपी आरएसएस को हराना है। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह। इससे पहले जब ओवैसी बंगाल पहुंचे थे तो उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ अपनी पार्टी का गठबंधन किया हुआ था, लेकिन तब से अब तक बंगाल के हुगली में बहुत पानी बह चुका है। टीएमसी की तरफ से हुमायूं कबीर का एक कथित स्टिंग ऑपरेशन जारी करने के बाद ओवैसी ने हुमायूं कबीर से अब किनारा कर लिया है। अब अकेले बंगाल चुनावों में ताल ठोक रहे हैं, 10 सीटों पर जीत के लिए वोट मांग रहे हैं। आज की रैली में ओवैसी के टारगेट पर ममता बनर्जी से लेकर टीएमसी और कांग्रेस से लेकर हुमायूं कबीर तक सभी रहे। बंगाल के मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए ओवैसी ने कई जुबानी तीर एक साथ दागे। हुमायूं कबीर को लेकर ओवैसी का कहना था, हम बंगाल के मुसलमानों का सौदा बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए ओवैसी का कहना था कि ममता बनर्जी को मुसलमानों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ वोट से मतलब है। ओवैसी ने ममता पर वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। ओवैसी ने इतिहास भी खोला। उन्होंने पंडित नेहरू के समय बंगाल में मुसलमानों को नोटिस दिए जाने का जिक्र किया तो गुजरात दंगों के दौरान ममता की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। इतना ही नहीं, मंच से ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर बंगाल में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है तो उसके लिए टीएमसी जिम्मेदार है। यानी ओवैसी बंगाल के मुसलमान वोटरों को साधने की कोशिश में पूरी ताकत झोड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ओवैसी बंगाल में मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर पाएंगे, या फिर उन पर जो वोट कटवा के आरोप लगते हैं वो बंगाल में भी लगेंगे? क्योंकि ममता बनर्जी पर सीधा हमला, नरेंद्र मोदी पर भी मंच से तीखा वार और सबसे बड़ा फैसला हुमायूं कबीर से गठबंधन को तोड़ना, क्या इसी रणनीति का हिस्सा है? तो वहीं ओवैसी को अब भी बड़ा भाई कहने वाले हुमायूं कबीर का कहना है कि आगे बढ़ने से पहले क्या कहा हुमायूं कबीर ने ओवैसी के बारे में, वो भी आप सुन लीजिए। सीबीआई है, एनआईए है, कोई ईडी है, सारा वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी को पास सीआईडी है, जो बड़ाई करके वो मुखफुर आलम को अरेस्ट करके वो एयरपोर्ट से बोला कि मैं सीआईडी गिरफ्तार किया। तो उनको सारे सिस्टम उनको हाथ में है। मैं चैलेंज कर रहा है, मेरा ऊपर जो इंजाम लगा रहा है वो इंजाम को जांच होना चाहिए और सच्चा क्या है ये देखना चाहिए। मैं फेस करने के लिए तैयार है। और अभी ग्राफिक को जरा ध्यान से देखिएगा जो हमारी बड़ी वॉल पे आपके सामने है। बंग जंग में इन दिनों 4M की चर्चा खूब है। अब ये क्या है 4M? पहला M है मुस्लिम वोट, दूसरा M है महिला वोट, तीसरा M है खुद ममता बनर्जी का प्रभाव और चौथा M है नरेंद्र मोदी का जलवा। और दावा ये किया जा रहा है कि पहले दोनों M यानी मुस्लिम और महिला जिस तरफ जाएंगे, जिसको सपोर्ट मिलेगा, जितना ज्यादा बंगाल चुनाव में उसी का पलड़ा उतना भारी हो जाएगा और वही ममता और मोदी की लड़ाई में विजेता भी साबित होगा। और अब बात करते हैं यूपी बिहार की बदलते सत्ता के चेहरों और सियासी समीकरण। उत्तर भारत के दो बड़े राज्य जहां पर सत्तारूढ़ बीजेपी का सियासी दबदबा किसी से छिपा नहीं है। शायद इसीलिए ये चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही है कि भले ही बिहार में अगले 24 घंटे में नया मुख्यमंत्री, नई सरकार बन जाए, लेकिन इसका असर पड़ोसी राज्य यूपी में पड़ना भी तय है। हालात ऐसे बन रहे हैं कि दोनों राज्यों के समीकरण एक दूसरे के साथ ही बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एक तरफ बिहार है जहां नीतीश कुमार की जगह नए मुख्यमंत्री की तलाश शुरू हो गई है। पटना में बैठकों पर बैठकें चल रही हैं। दिल्ली से लेकर पटना तक कई नामों पर मंथन हुआ। कल यानी 14 अप्रैल को बिहार के नए सीएम के नाम सबके सामने आ सकता है। दूसरी तरफ यूपी है जहां योगी मंत्रिमंडल में नए चेहरे जोड़े जाने हैं। अगले साल 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव में मात्र 9-10 महीने का वक्त बाकी रह गया है। इसीलिए योगी कैबिनेट में फेरबदल करके सपा के जातीय समीकरणों को भेदने में बीजेपी आलाकमान इन दिनों लगा हुआ है। सबसे पहले बात अब बिहार की कर लेता हूं, जहां नए सीएम को लेकर दिल्ली से पटना तक हलचल है। लगातार बैठकों के दौर हुए हैं। हर कोई इस कवायद में लगा हुआ है कि सीएम के बदलाव के साथ साथ बिहार की सत्ता किस दिशा में बदलने वाली है, यह पता चल जाए। सबसे बड़ा अपडेट इस खबर में यह है कि कल 14 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की शायद आखिरी बैठक होने वाली है। कैबिनेट से निकलकर नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे, इस्तीफा सौंप देंगे। एनडीए विधायक दल की भी कल बैठक होनी है, नया नेता चुना जाएगा। कल से एनडीए के सभी विधायकों को पटना में रहने का आदेश दे दिया गया है। माना जा रहा है कि नया सीएम बीजेपी की तरफ से होगा, जो कि लगभग तय है। 15 अप्रैल को राजभवन यानी परसों शपथ ग्रहण हो सकता है और इस शपथ ग्रहण में खुद पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि खबर ऐसी है कि कल रात वो पटना पहुंच रहे हैं। बिहार में सत्ता के समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद अब राज्य की कमान बीजेपी के हाथों में आएगी। बिहार के इतिहास में पहली बार होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके लिए कल पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा जा रहा है। कल दोपहर 2 बजे पटना के बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की यह बैठक होगी। इस बैठक में बीजेपी विधायक दल का नया नेता चुन लिया जाएगा। इसी दौरान सीएम आवास जेडीयू विधायक दल की बैठक वहां पे नीतीश कुमार के घर पर चल रही होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे और जानकारी यह भी है कि जेडीयू विधायक दल का नेता भी इसी बैठक में कल चुन लिया जाएगा। इसके बाद शाम को एनडीए विधायक दल की बैठक होगी और उसमें औपचारिक तौर पर एनडीए का नेता चुन लिया जाएगा। संभावनाओं पे बोलना बड़ा मुश्किल है, बल्कि मैं तो कहूं जो प्रभारी महोदय तय किए गए हैं संभवतः उनको भी अभी नहीं पता होगा कि किसको चुनना है। समझ गए? उनको भी पर्ची हवाई जहाज में जाते वक्त दी जाएगी, सेलो टेप से कस के बांध करके कि इसी टाइम पे ये खुलेगा। पर्ची खुलने दीजिए ना। बीजेपी की तरफ से सबसे ज्यादा चर्चा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम की चल रही है। आज सुबह से ही सम्राट चौधरी के घर पर कई दौर की मीटिंग हुई, कई नेताओं का आना जाना रहा। पहले दौर में जेडीयू नेता लल्लन सिंह और संजय झा से उनकी मुलाकात हुई। इसके बाद ये दोनों नेता नीतीश कुमार से मिले। आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे। इससे पहले कल रविवार को सम्राट चौधरी सीएम आवास गए थे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। तारीख को जो ऑब्जर्वर हमारे केंद्र ने बनाया है शिवराज सिंह चौहान जी माननीय मंत्री, वो पटना आ रहे हैं। फिर उनके निर्देश से विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, तो जल्द ही ये सब समय सीमा के अंदर सब पूरा हो जाएगा। अब जब यह तय हो गया है कि नया सीएम बीजेपी से होगा, तो सबसे ज्यादा चर्चा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के नाम की है। हालांकि बीजेपी में सीएम के नाम का पूर्वानुमान लगाना आसान काम नहीं होता। ऐसा भी माना जा रहा है कि बिहार के जरिए बीजेपी अपने परंपरागत सवर्ण वोटर की नाराजगी भी दूर कर सकती है। पिछले दिनों यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे देश में सवर्ण समाज में नाराजगी देखी गई थी। इसे लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। इस एक्ट को लेकर बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में एनडीए को 202 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने में सवर्ण विधायकों का भी बड़ा हाथ रहा है। बिहार विधानसभा में सवर्ण समाज से 69 विधायक निर्वाचित हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी राजपूत समुदाय की है। इस जाति से 32 विधायक बने। भूमिहार जाति से 23 विधायक हैं, ब्राह्मण जाति से 12 हैं और कायस्थ से 2 विधायक बने हैं। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पिछले 36 साल से बिहार में कोई सवर्ण समाज से सीएम नहीं बना है। जिस तरह बिहार के सीएम को लेकर पटना से दिल्ली तक हलचल है, उसी तरह योगी कैबिनेट में नए मंत्रियों को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक सरगर्मी तेज है। कल लखनऊ के भाजपा मुख्यालय में कई बड़े नेताओं की मैराथन बैठकें हुई थी। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बंद कमरे में चर्चा की थी। इन बैठकों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लखनऊ में मीटिंग खत्म होते ही प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई।
यूपी सरकार में फिलहाल मंत्रियों की कुल संख्या 54 है, जबकि नियम के अनुसार यह संख्या 60 तक हो सकती है, यानी अभी 6 मंत्री पद खाली हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उन 2 समाजवादी विधायकों की है जिन्होंने 2024 में राज्यसभा चुनाव में सपा के से क्रॉस वोटिंग की थी। माना जा रहा है कि इनमें से 2 को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर जोर देने की बात भी हो रही है। वर्तमान में मुख्यमंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तीनों ही पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं। ऐसे में मंत्रियों के साथ साथ प्रदेश में करीब 3 दर्जन आयोग, निगम और बोर्ड्स के अध्यक्ष के पद भी खाली हैं।